है। तो हम लोग, अगर आप स्कूलों में आपने स्कूल बंद कर दिए, जो स्कूल खुल रहे हैं उनमें शिक्षा व्यवस्था आपने इतनी ढीली, इतनी सस्ती, इतनी बेकार कर दी कि वहाँ पर पढ़ना या जाना बच्चे के लिए एक जैसी बात हो गई है। बच्चे जाएंगे, थाली कटोरी बजाएंगे, खीर चम्मच खाएंगे और निकल के आ जाएंगे। तो जब हम इतने छोटे से संसाधनों में, इतने अधने से लोग, सरकार के सामने हम कुछ भी नहीं, जब हम इतने सारे बच्चों के जीवन में परिवर्तन कर सकते हैं तो सरकार क्यों नहीं कर सकती है? सरकार के पास तो सारे सोर्सेज हैं, सरकार के पास तो सारी पॉलिसी सरकार बनाती है। सरकार क्यों नहीं इनके लिए पॉलिसीज बनाती? क्यों नहीं ऐसी पॉलिसी बनाती कि समान शिक्षा मिले? क्यों नहीं ऐसी पॉलिसी बनाती कि गरीब का बच्चा, किसान का बच्चा, मजदूर का बच्चा, IAS का बच्चा, नेता का बच्चा एक जैसी शिक्षा ले? सरकार ने आर्टिकल 70 धारा 70 के तहत एक मुकदमा दर्ज किया है 2018 में भारत बंद के दौरान। इस प्रकार के मुकदमे लगातार देश में महिलाओं पर दर्ज हो रहे हैं, चाहे दिशा रवि की बात हो, नवदीप कौर की बात हो, पत्रकार मनदीप पुनिया की बात हो। उनसे बात करेंगे कि किस प्रकार से ये पूरा घटनाक्रम के बारे में जानेंगे कि कैसे उन्हें रोकने का प्रयास प्रशासन के माध्यम से किया जा रहा है। सबसे पहले तो निर्देश जी, स्वागत है। धन्यवाद। ये बताइए कि ये पूरा जो प्रकरण है, जो वारंट आपके विरुद्ध सरकार ने निकाला, इसकी क्या कहानी? देखिए, कहानी ये पिछले 3 साल पहले क्या कहते हैं, भारत बंद का एक आंदोलन हुआ था SC ST एक्ट को लेकर के। तो हम लोग भी उसमें शामिल हुए थे मुरादाबाद के अंदर। और तब ना तो इन्होंने हमें बताया कि आपके खिलाफ FIR हुई है, ना इन्होंने हमें ये बताया कि कोई चार्जशीट फाइल किया है, ना इन्होंने कोई सम्मन जारी किया। ये मतलब भारतीय संविधान भी कहता है कि ये नागरिक का अधिकार बनता है कि यदि प्रशासन किसी नागरिक के किसी व्यक्ति के खिलाफ या उसके कोई प्रशासनिक कार्रवाई कर रहा है तो उसकी जानकारी पहले उसको पहुंचाए, कि उसको अपना पक्ष रखने की, अपने पक्ष की तैयारी करने की, अपनी बात रखने की या अपने लिए वकील तैयार करने की एक समय मिल जाए। पर ऐसा इन्होंने मेरे साथ कुछ भी नहीं किया है, ना कोई समन जारी किया है, ना मुझे किसी प्रकार की सूचना फ़ोन के माध्यम से भिजवाई है, ना मैसेज के माध्यम से, बस सीधे वारंट जारी कर दिया। और वो वारंट भी 2.5 साल बाद इनको याद आ रहा है कि एक आंदोलन हुआ था और उस आंदोलन में मैंने भागीदारी निभाई थी। 2.5 साल बाद इनको याद आ रहा है कि एक अरेस्ट वारंट इनको भेजना है और वो भी व्हाट्सएप के माध्यम से भेजना है। ना ही मेरे पास अभी भी कोई पुलिस प्रशासन का व्यक्ति आकर के ये कहने आया कि आपको जो है क्या कहते हैं, इस तरह की कार्रवाई आपके ऊपर चल रही है। तो मुझे ये लगता है कि पूरी तरीके से षड्यंत्र रचा जा रहा है। जो लोग आवाज़ उठा रहे हैं, जो लोग सरकार की गलत नीतियों पर आवाज़ उठाना चाहते हैं, और उनकी आवाज़ों को दबाने की कोशिश की जा रही है, उन्हें जेल का डर दिखाया जा रहा है। उनमें से चाहे महिला में लगातार 115 दिन से पाठशाला चला रही हैं और एक खेप तैयार कर रही हैं सरकार से सवाल पूछने वाले बच्चों की। तो क्या आपको लगता है कि किसान आंदोलन में शामिल होने की वजह से आपको विशेष तौर पर निशाना बनाया जा रहा है सरकार की तरफ से? देखिए सोमवीर जी, आप भी जानते हैं, एजुकेशन सवाल पैदा करती है। जहाँ जो शिक्षित होगा वो सवाल तैयार करेगा, और ये बिल्कुल सच है। और मुझे पूरा यकीन है कि जो लगातार हमारा समर्थन किसान आंदोलन को जा रहा है, वरना तो 3 साल में ये इनको अभी तक ध्यान क्यों नहीं आया था? आज ही ध्यान क्यों आया अचानक? और अचानक ध्यान भी आया तो आपने प्रोसेस जो है उसका प्रोसेस से क्यों नहीं आपने काम किया? आपने डायरेक्ट अरेस्ट वारंट क्यों भेजे? तो ये यहाँ पर बैठने का ही असर है। लेकिन हम लोग फिर भी किसानों के साथ डटे हैं, लगे रहेंगे। और सच के साथ, हम किसानों के साथ नहीं, देश में जब जब न्याय पसंद लोग सड़कों पर उतरेंगे तब तब हम सड़कों पर उनके साथ देंगे। जब जब देश के अंदर सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ जनता खड़ी होगी, आंदोलन खड़े होंगे, हम लोग उनका साथ देंगे। तो हम लोग, अगर आप स्कूलों में आपने स्कूल बंद कर दिए, जो स्कूल खुल रहे हैं उनमें शिक्षा व्यवस्था आपने इतनी ढीली, इतनी सस्ती, इतनी बेकार कर दी कि वहाँ पर पढ़ना या जाना बच्चे के लिए एक जैसी बात हो गई है। बच्चे जाएंगे, थाली कटोरी बजाएंगे, खीर चम्मच खाएंगे और निकल के आ जाएंगे। तो ये आपने क्या भाई, बच्चा आपने जो एक समय था कि बैग में बच्चों की किताबें हुआ करती थी, माँ पूछती थी कि बेटा आपने कॉपी रख ली, पेंसिल रख ली, किताब रख ली, लेकिन आज माँ पूछती बेटा कटोरा रख लिया, चम्मच रख ली। तो क्या आपने विचार कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया? जो विचार एक एजुकेशन पर चल रहा था, जो सोच वहाँ जा रही थी कि बच्चा वहीं से पढ़ करके IAS भी बन रहा था, उन्हीं प्राइमरी स्कूलों से पढ़ करके बच्चे निकले और आगे बढ़े। आज उस स्कूलों को, सरकारी स्कूल का बच्चा पढ़ा हुआ आज चपरासी का एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर सकता हो तो बता दो आप।
तो ये उन्होंने जो विचार उनके पास था, एक बच्चे के दिमाग में जाता था कि स्कूल जाएंगे, आज हम ये पढ़ेंगे, आज हमें ये सीखना है। लेकिन आज बच्चे के दिमाग में ये विचार जाता है कि आज मैं खिचड़ी खाऊंगा, आज मैं दलिया खाऊंगा, आज मैं हलवा खाऊंगा। तो क्या है, आपने उस बच्चे के दिमाग से शिक्षा वाली चीज़ तो बिल्कुल ख़त्म कर दी, आपने उसकी भावना मार दी, आपने उसका विचार मार दिया। और वो करने में आपकी सरकार पूरी तरीके से कामयाब रही। और इसका कारण ये है कि जहाँ आज एजुकेशन है, वहाँ की फ़ीस इतनी महंगी है कि आम नागरिक अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकता। और जहाँ फ़ीस फ्री है, जहाँ भारतीय संविधान को आप फॉलो कर रहे हैं, वहाँ आपने शिक्षा इतनी बेकार और इतना बड़ा माहौल गंदा कर दिया, इतना बुरा कर दिया, स्कूल का होना ना होना एक जैसा रह गया। तो ये सरकार की गलत नीतियाँ, सरकार जो चाहती है, अगर चाहती तो जब हम इतने छोटे से संसाधनों में, इतने अदने से लोग, सरकार के सामने हम कुछ भी नहीं, जब हम इतने सारे बच्चों के जीवन में परिवर्तन कर सकते हैं तो सरकार क्यों नहीं कर सकती है? सरकार के पास तो सारे सोर्सेज हैं, सरकार के पास तो सारी पॉलिसी सरकार बनाती है। सरकार क्यों नहीं इनके लिए पॉलिसीज़ बनाती? क्यों नहीं ऐसी पॉलिसी बनाती कि समान शिक्षा मिले? क्यों नहीं ऐसी पॉलिसी बनाती कि गरीब का बच्चा, किसान का बच्चा, मजदूर का बच्चा, IAS का बच्चा, नेता का बच्चा एक जैसी शिक्षा ले? लेकिन ऐसा भी नहीं आप चाहते। आप तो चाहते कि जो लोग ऐसा कर रहे हैं उनके भी आप टांग काटें, उनके भी गले आप जो है जाकर के फांसी के फंदे पर लटकाने की तैयारी करें, उनके खिलाफ आप अरेस्ट वारंट भेजें, उनको आप जेलों का रास्ता दिखाएं। तो सरकार जब जब तानाशाह रही है तब तक उसका पतन जल्दी से हुआ है। देश के लोग तब समझ रहे हैं, देश के लोग जागरूक हो रहे हैं और जागरूक नागरिक अच्छे राष्ट्र का निर्माण करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि जो लोग हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, वो सब जानते हैं कि हमारा कितना बड़ा योगदान देश के और समाज के हित में जा रहा है और ये विफल नहीं जाएगा। एक निर्देश मरेंगी, हज़ारों निर्देश पैदा होंगी। एक निर्देश को आप जेल भेजोगे, हज़ारों निर्देश जेल के बाहर तैयार हो जाएंगी और लाखों लोग तैयार हो रहे हैं। और मुझे नहीं लगता, मैं खुद नहीं गिनती जानती कि कितनी निर्देशें तैयार हो गई और हो रही हैं लगातार। हमारे विचार से लोग परिवर्तन हो रहे हैं, हमसे लोग जुड़ रहे हैं, अलग अलग जगहों से लोगों के फ़ोन आ रहे हैं कि बहन जी हम आपके लिए सब कुछ करने तैयार हैं। आप कहिए हम क्या करें? हम कह रहे हैं कि आप विचार दीजिए, कुछ मत करिए। गोली बारूद से हमें लड़ाई नहीं लड़नी है, हमें विचारधारा की लड़ाई लड़नी है। हमें लोगों को विचार देना है, हमें लोगों को मरने मारने की लड़ाई नहीं सिखानी है, गाली गलौज की नहीं, नारेबाजी की नहीं। आप साइलेंटली बच्चे को विचार देते जाइए। आप व्यक्ति को ये सिखाते जाइए कि तेरे अधिकार क्या है, वो खुद विद्रोह कर देगा। उसको बताते जाइए कि गुलामी होती क्या है। जब गुलाम को गुलामी का एहसास होता है तो वो विद्रोह खुद करता है और वही हम कर रहे हैं। जी, आपने SC/ST एक्ट के विरुद्ध हुए 2018 के आंदोलन का जिक्र किया। कुमारी मायावती जी ने भी पिछले दिनों बताया कि सरकार दलितों को चुन चुन कर मार रही है, जो एनकाउंटर हुए हैं। क्या आपको लगता है कि आप भी बहुजन समाज से ताल्लुक़ रखती हैं, इसलिए भी आपको सरकार निशाना बना रही है? देखिए, ये एक बहुत बड़ा कारण है। पहला, आप एक ऐसे वर्ग से आते हैं जिस वर्ग को सदियों से दमित करके रखा गया, जिसके लिए एक नीचा बना दे कि इसके ऊपर आप आ नहीं सकते, आप यहीं जिएंगे, आप यहीं मरेंगे, आप यहीं घुटेंगे। आपके अधिकार भी काटे जाएं तो आप शोर ना मचाएं, आपके साथ गलत भी हो तो आप शोर ना मचाएं। और ऊपर से आप महिला, आप देखेंगे कि कितने सारे आदिवासी क्षेत्रों में भी महिलाओं के साथ किस किस तरह की घटनाएं हुई। और इस खास भारत के अंदर, भारत का जो इतिहास रहा है, वर्ण व्यवस्था का इतिहास रहा है, जहाँ पर शूद्र भी रहे हैं, शूद्रों को नीचे रखा गया है। हालांकि मैं इस बात को ज़्यादा जोर ना दूंगी, मैं जोर यहाँ दूंगी कि एक महिला होने के नाते मुझे ये ज़्यादा झेलना पड़ रहा है। पर मैं ये भी एक चीज़ बार बार सीख रही हूँ, समझ रही हूँ सरकार की नीतियों से भी और लोगों के सहयोग से भी, कि महिला होना जितना बड़ा अपराध भारत के अंदर है, मुझे लगता है दुनिया के कहीं नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जागरूक महिला होना, वो जागरूक महिला को सहन नहीं कर सकते, चाहे वो मनदीप, वो सारी नवदीप कौर रही हो या चाहे दिशा रवि रही हो। वो कहते तो हैं कि महिलाओं को आगे बढ़ाएं, लेकिन जैसे बढ़ती महिलाएं उनको सहन नहीं होती, ये सच है। और यही कारण है कि वो लोग अपने पास भी अगर महिलाओं को, उनकी भी साथ में महिलाएं रहती हैं तो वो महिलाओं को शोषण के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये अंदर की चीज़ें हैं और वो बहुत सारी महिलाओं ने आकर के बाहर भी कहा है। तो मुझे लगता है कि दलित बहुजन जब जब आवाज़ उठाते हैं, ऊपर उठते हैं, उनकी आवाज़ को दबाया जाता है। जैसे कि SC/ST एक्ट के उसमें प्रोटेस्ट में आंदोलन हुआ। आप जब हमारे पास कोई रास्ता नहीं छोड़ेंगे, आप हमारे ऊपर अत्याचार करेंगे, आप हमारे अधिकार काटेंगे, आप हमारे रास्ते बंद करेंगे, आप हमारे अफसरों को काट डालेंगे, आप हमारे जिन चीज़ों पर हम आगे बढ़ रहे हैं, हमारी प्रतिभाओं को कुचल डालोगे, आप एकलव्य का अंगूठा काट डालोगे, आप द्रोण बन जाओगे, कदम कदम पर द्रोण खड़े कर दोगे, तो हम रोएं भी ना। आप हमसे कह रहे हैं, आप चिल्लाएं भी ना। हमें आप तकलीफ दे रहे हैं, आप हमें भाला घुस रहे हैं, आप हमें तकलीफ़ों का बोझ डाल रहे हैं और आप कह रहे हैं कि सांस भी ना निकालें, हम आह भी ना भरें। आह भरते ही आप कहते हैं कि आप जेल में जाएंगे। तो ये तो आप मानवता के भी परे जा कर के गलत काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि देश के अंदर इतने बड़े तबके की आवाज़ को कब तक दबाएंगे आप?
इतने बड़े तबके से आप वोट लेते हैं, आप उसको कब तक दबाते रहेंगे? कब तक आप उस पर जा करके जातियाँ केवल उस समय इस्तेमाल करेंगे, भाई मैं आपकी जाति का हूँ, मुझे वोट दे दो। लेकिन लोग जाग रहे हैं। मुझे लगता है कि जाति, धर्म और क्षेत्र और इन भेदभाव से ऊपर उठ करके लोग अब सोच रहे हैं और सोचेंगे। अगर नहीं सोचेंगे तो हम बताएंगे लोगों को जाकर, हम जागरूक करेंगे और इसके लिए पूरा जीवन लगा देंगे कि जाति धर्म से ऊपर उठो, इंसानियत सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन अब वर्तमान सरकार ने तो पूरी तरीके से खुला प्रोपागेंडा चलाया हुआ है कि लोगों को पूरी तरीके से गुमराह करने के लिए, लोगों को पूरी तरीके से शोषण करने के लिए आपस में लड़वा के रखा हुआ है और 4 पूंजीपतियों को अपना मालिक बना दिया है। देश को जो है गिरवी रखने पर जा रहा है, पर हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम इसके लिए लड़ाई लड़ेंगे और लड़ते रहेंगे। जी, आपने वैचारिक स्तर और सामाजिक स्तर पर लड़ाई लड़ने की बात कही। चूँकि वारंट आपके विरुद्ध निकला है, तो ये बताइए अब न्यायिक लड़ाई में आपकी क्या तैयारी है? किस प्रकार से आगे की ओर जाएंगे? कोर्ट में किस प्रकार से वकील की तैयारी आपने करी है? कैसे लड़ाई लड़ेंगे? उसके लिए हमारी लीगल टीम लग गई है और प्रोसेस चल रहा है। जो भी लीगल प्रोसेस होता है उसके लिए देश के वकील सामने आ गए हैं और मुझे तो यकीन भी नहीं था कि इतने लोग जो है आगे आ जाएंगे। और सब लोगों ने आगे आकर के कहा है कि फ़ोन आ रहे हैं जगह जगह से, अगर आपको जेल ले गए तो हम जेल भरो आंदोलन करेंगे, इतनी जेलें भर देंगे कि जेल में जगह ना बचेगी। तो मैंने कहा लोगों को कि नहीं, ऐसा हमें नहीं करना है। हमको कानून को हाथ में नहीं लेना, हम कानून को फॉलो करेंगे। हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, संविधान के खिलाफ जाकर हम कोई काम नहीं करेंगे। हमने हमारे सारे समर्थकों को बोला कि आप लोग साइलेंट रहिए, जो कानूनी कार्रवाई है कानूनी कार्रवाई हमारे वकील करेंगे। किसी भी तरह का जेल भरो आंदोलन या इस तरह का अभी हम लोगों ने नहीं सोचा है। तो कानून के साथ हम पूरा सहयोग करेंगे। हम संविधान को सर्वोपरि रखते हैं। हम चाहे आंदोलन करें, हम चाहे बच्चों को पढ़ाएं, हम चाहे अपनी स्पीच करें, हम चाहे लोगों को जागरूक करें, हर जगह हम संविधान को पहले रखते हैं। आपने देखा होगा पाठशाला में भी संविधान की प्रस्तावना हमने बड़े बड़े शब्दों में टांगी हुई है। यहाँ भी हम संविधान का पाठ कराते हैं, लोगों को सिखाते हैं। तो हम लोग संविधान के जो दायरे में रह करके काम हो सकता है वही हम करेंगे। तो देव भाई, आप बताइए कि अगर निर्देश जी को जेल में डाल दिया जाएगा तो पूरी जिम्मेदारी आप पीछे से आंदोलन चलाने की और पाठशाला चलाने की आपके ऊपर आ जाएगी, तो आप उसको किस प्रकार से मैनेज करेंगे चीज़ों? देखिए, संघर्ष हमारे जीवन का हिस्सा है और हम संघर्ष को बहुत करीब से जीते हैं और हमें संघर्ष करने में बहुत मज़ा आता है। तो ये पुलिस प्रशासन, कानून व्यवस्था अपना काम करेगी और हम अपना काम करेंगे। हम संविधान को फॉलो करने वाले लोग हैं, हमें संविधान को हम मानते हैं और कानून व्यवस्था का हम सम्मान करते हैं। तो उसका प्रोसेस है, हम प्रोसेस से काम करेंगे। अगर फिर भी अन्याय होता है तो हम आवाज़ उठाएंगे और हम जेल भी भरने को तैयार हैं। चूँकि देखा मैंने बच्चों में बहुत निराशा है इस चीज़ को लेकर के। अगर निर्देश जी जेल में चली गई तो क्या पाठशाला निरंतर चलती रहेगी या बंद कर दिया जाएगा? पाठशाला निरंतर चलेगी जब तक हम चाहेंगे और हमारे बच्चों का लगाव है। पाठशाला नहीं रुकेगी क्योंकि पाठशाला अब हमारा बहुत अहम एक हिस्सा है। पाठशाला हमारे जीवन का और बच्चों का लगाव बहुत ज़्यादा है। तो बच्चों को हम ऐसे नहीं छोड़ सकते बीच मझधार में। बच्चों की शिक्षा हम पूरी तरह से इसकी लड़ाई लड़ेंगे और बच्चों की शिक्षा हम यहाँ से कुछ बच्चे गोद भी लेंगे और उन बच्चों की पूरी जीवन भर की शिक्षा की जिम्मेदारी हम अब स्वयं, हमारी माता सावित्रीबाई फुले जो महासभा संस्था है, ये उनका वहन करेगी पूरा खर्चा। तो ये यहीं से नहीं, अब ये पूरे देश में जगह जगह हम ये हमारी पाठशाला काम करेगी और लगातार फ़ोन आ रहे हैं हमें जगह जगह से और हमारा जो ब्रांच है वो खुलती जा रही है और जगह भी खोलने की तैयारी। अब आगे कहाँ कहाँ खोलेंगे? आगे जगह जगह कई जगह फ़ोन आया है। पीलीभीत से आया है, बहराइच लखनऊ से आया है, जालौन से, MP से भी फ़ोन आ रहे हैं, जगह जगह आ रहे हैं। तो हमने बोल दिया है आप शुरू करें, शिक्षा में देरी ना करें। अभी हम लगे हैं, देखो और भी हमें काम है और भी जगह सोशल वर्क करने होते हैं। तो हम आएंगे, आप शिक्षा का शुरू कर दीजिए, जैसे समय मिलेगा हम आएंगे। हमने ये बोला है अपने जो हमारे करीबी लोग हैं जो प्रभावित हैं आज,
तो शिक्षा के लिए तो पूरी तरह से हमारा जीवन समर्पित है और सोशल वर्क के लिए हमारा पूरा जीवन समर्पित है। तो आप देख रहे थे फार्मर वॉइस, मैं हूं सोमवीर। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।